हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 5 में अध्ययन करने वाले हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यानी इसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, किस प्रकार से जनता ने विद्रोह किया था। देखिए ये दिया है चित्र, पहले देख लेते। दिया है यहाँ पे सिपाही व किसान विद्रोह ये कर रहे हैं 1857 के उत्तर के मैदान का। ये एक दृश्य है युद्ध का या उनके क्रांति का। आइए देखते हैं हम नीतियां और लोग इसमें देखते हैं कौन सी नीति आई, किस प्रकार लोगों ने विद्रोह किया। देखिए पिछले अध्याय में तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पे उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा है और इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों या आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अछूता रह गया था। हम ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, किस तरह से नवाबों से उनकी सत्ता छीन ली गई थी। उन्होंने हमने पिछले अध्याय में देखा था कि गवर्नरों ने अपने लाभ के लिए उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको फिर सत्ता दी, उनको नवाब बनाए, फिर उनको हटाए, ऐसे कर करके। जैसे यहाँ दिया है कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। उसी तरह से बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये भी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जो उनका बेटा था गोद लिया हुआ, तो वो चाहते थे कि उनको राजा मान ले। लेकिन ये नहीं, ये ऐसा इनकी नीति थी, हड़प नीति की। जिनके पास उत्तराधिकार नहीं है तो उनको क्या करते थे, उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। तो ये जो नाना साहब थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो ये भी इन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे। और अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इनके निवेदनों को भी ठुकरा दिया, नाना साहब के निवेदनों को नहीं माना। अवध की रियासत के बारे में बात करें तो इसमें भी अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से ये अवध था। अवध रियासत 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व क्या है, जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है, इसकी मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और भी बसाया जाएगा। तो ये डलहौजी ने ऐलान किया 1849 में। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाहियों की क्या हालत थी, देखिए यहाँ दिया है कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान भर रहे थे। कर वसूली के सख्त तौर तरीके से भी दोनों परेशान थे और बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, ऋण इतना अधिक ले ले रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां क्या थी कि पुरानी जमीनें जो थी हाथ से निकलती जा रही थी, उसका ऋण वो चुका नहीं पा रहे थे। इस वजह से उनकी जमीनें जब्त कर ली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, अपने भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, जो उनकी आस्थाएं थे, उनको ठेस पहुंचा रहे थे। इसमें जैसे दिया है कि उस जमाने में बहुत सारे लोग जो थे समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति उनके भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार के हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में देखें तो 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है।
जो सिपाही थे, सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव में छोड़ कर आए थे अ, काम पाने के लिए। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि वही किसान फिर सिपाही बने, फिर सिपाहियों के साथ भी ज्यादती की जा रही थी। तो गुस्सा ज़ाहिर-सी बात है, तो सिपाहियों का भी गुस्सा फूटा, यानी सारे के सारे किसान, जमींदार, राजा, नवाब और सिपाही सारे के सारे परेशान थे। सुधारों की प्रतिक्रिया सुधारों की प्रतिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया उन्होंने किया सुधार के लिए? अंग्रेजों को जैसे लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह, ये सारी कुछ कुरीतियाँ जो थी भारतीय समाज में व्याप्त थी, तो वो इसमें सुधार करने के लिए भी वो अग्रसर थे। तो जैसे सती प्रथा को रोक के विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए, और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को उन्होंने जमकर प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे, और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, तो भी उसके पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। और बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनकी परंपरागत जो जीवन शैली है, उन सबको नष्ट करना चाहते हैं अपना धर्म स्वीकार करवा के। दूसरी तरफ देखें तो ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से इनके कुछ विचारों से सहमत भी थे कि भारतीय जो रूढ़ियां हैं, इनको खत्म करना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि सही नहीं है समाज के विकास के लिए। यदि हम जनता की नज़र से देखें, तो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए हम स्रोत 1 और 2 पढ़ें। देखिए, दिए 84 नियमों की सूची है ये। इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ दिया है कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश ये दिया गया है। तो विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। क्यों? क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पे आमाद है, नष्ट करना चाहती है, सिपाहियों ने कहा था। उन्हें 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है, और उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है, अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ये सिपाही उनको बताते हैं कि आप यहाँ से लौट जाइए, यानी युद्ध होने वाला है या फिर हड़कंप या भगदड़ मचने वाली है। यहाँ पे दिया है कि ये दूसरा स्रोत है कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इस स्मरण में दिया है कि स्रोत में कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे जो है, इनको 1812 में बंगाल के नेटिव आर्मी में सिपाही, ये एक सिपाही है सीताराम पांडे, और उन्हें 48 साल तक नौकरी की, और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला, वो दूसरे पक्ष से था। तो अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित भी करवाया था नारगेट ने इसको। आगे एक सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है कि वो लिखते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया, जब अवध पे इसने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने तो, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दे दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ इतना बड़ा धोखा किया है।
उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले, सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में जो बादशाह थे, बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और उनके सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। उनके प्रति विद्रोह। देखिए ये चित्र दिया है कि मेरठ में विद्रोही सिपाही ये हमला कर रहे हैं अफसरों पे। देखिए इसमें आग लगा रहे हैं या फिर हमला कर रहे हैं। एक चित्र दिया गया उसी बगावत का। आगे देखिए हम देखें इसी स्रोत 2 का शेष भाग है ये। इसमें दिया है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक जो रेजिमेंट होता था कि कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का भी तरीका बताने का अलग अलग छावनियों में भेजा कि राइफल को इस तरह से उपयोग करना है। इन लोगों ने कुछ समय तक तो सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया और इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल जो होने वाला एक कारतूस है उस पे गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों के लिख कर यह खबर भेजने लगे। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा करतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी थी। ये सीताराम लिख रहे हैं। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। आगे हम देखते हैं सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह। देखिए इसमें दिया है कि यदि शासक जो थे और प्रजा, शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि सबका शत्रु एक ही है और इसलिए वे सब कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए जो लोग थे, लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। जो सैनिक विद्रोह था इसमें तो राजा व प्रजा के बीच होता ही रहता था, लेकिन ये कुछ इस तरह का दिया है कि भारत के जो उत्तरी भाग है, भागों में ही 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग भी विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। देखिए ये दिया है, इसी का चित्र दिया है, कैवेलरी लाइनों में युद्ध। ये है 3 जुलाई 1857 का, जिसमें कि 3000 से ज्यादा विद्रोही ये बरेली से दिल्ली आए हैं और इसमें देखिए किस तरह से लोग विद्रोह कर रहे हैं। हम देखते हैं इसमें मेरठ से दिल्ली तक का सफर। देखिए इसमें मेरठ से दिल्ली तक इसमें दिया है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही जो मंगल पांडे थे, इनको बैरकपुर में अपने अफसरों पे हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया गया था। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दे दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। 10-10 सालों की सजा दी गई इनको। मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही थे, इनकी प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पे धावा बोलकर वहां जो बंद सिपाही थे उनको आजाद करा लिया। मेरठ से यह घटना हुई 10 मई 1857। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पे हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक हथियार कब्जे में लिए, अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे कि पूरे देश में हम खत्म कर देंगे इनके शासन को। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा।
सिपाहियों ने भी जवाब ढूंढ लिया कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का देश का शासन सौंपना चाहेंगे। पुनः फिर जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर उनको फिर से बनाएंगे राजा। मेरठ के कुछ सिपाही थे, उनके सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह मुंह अंधेरे की दिल्ली में पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह और बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार थे। देखिए यहाँ दिया ये चित्र बहादुर शाह जफर का चित्र है। इसमें दिया है कि लेकिन सिपाही भी अड़े रहे और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ते हैं। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने भी आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पे मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। वह वह ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर हम चलाएंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज इसे अनजान थे। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति तरोताजा बदल गई। बिल्कुल रातों रात बदली। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की भी हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास हमें मिलता दिखाई देने लगता है। आगे फिर क्या होता है, फिर उनको मिल गया बहादुर शाह जफर का समर्थन, तो बगावत और फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक देखें तो हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनके देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्हें ऐलान किया कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनको हटा दिया गया था। ये भी देखिए, ये भी है वही विद्रोह का ही चित्र दिया है जब ये जनता बगावत करती है यहाँ पे। तो देखिए आगे दिया है कि जो ब्रिजेश थे, ये कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ जो बेगम हजरत महल थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बेगम हजरत महल ने भी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब की सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में देखें तो मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर भी नियंत्रण कर लिया था, इस वजह से रानी अवंती बाई लोधी ने भी उनके खिलाफ क्या किया, युद्ध में कूद पड़ी। विद्रोही टुकड़ियां देखें तो विद्रोही जो टुकड़ियां थे, इनके सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार भी हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया है। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग
विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक-एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पे उन्होंने अपने समर्थनों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। आगे है कि दिल्ली में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, जो सिपाही बख्त खान थे। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। कुंवर सिंह, बख्त खान और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके भी इस युद्ध में सम्मिलित रहे। सबने नवाबों से लेकर सिपाहियों से लेकर आम जनता ने भी इस विद्रोह में अपना योगदान दिया। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए उस समय का है कि इसमें दिखाए गए हैं कि दिल्ली से मेरठ से दिल्ली की तरफ सिपाही कूच कर रहे हैं। अब आता है कंपनी का पलटवार। कंपनी कैसे इस युद्ध को दबाती है, कैसे अपनी प्रतिक्रिया देती है, देखिए। देखिए यहाँ दिया है कि इस उथल पुथल के बावजूद जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और भी फौज मंगवा लिया और सिपाही मंगवा लिया अंग्रेज से, इंग्लैंड से, और विद्रोहियों को जल्दी ही सजा देने के लिए नए कानून बनाए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में उन्हें नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर देखें तो अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई, रानी अवंतीबाई लोधी। तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे और जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ सफलताएं मिली थी, इनसे विद्रोहियों को उत्साह मिला था। उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी। बहुत सारे जो लोग थे, लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया कि वो उनका साथ छोड़ दे। इनके हक में कानून बनाते थे ताकि वो विद्रोहियों का साथ छोड़ दे। देखिए ये चित्र है, अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। जो कश्मीरी गेट है दिल्ली में घुसने के लिए, इसको बारूद से उड़ाते हैं जो टुकड़ियां थी। ये चित्र उस समय का दिया गया है। आगे ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं और ध्यान से इसमें देखिए ये जो अंग्रेज टुकड़ियां को दिखाए गए हैं कि विद्रोहियों को पकड़ते हुए। आगे देखिए यहाँ दिया कि भूस्वामी जो थे, भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान कर दिया था कि भूस्वामी या जो जमींदार थे वो भी क्या करे, इस विद्रोह से अलग हो जाए। तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पे उनके अधिकार भी मिल जाएंगे, दावेदारी बनी रहेगी उनकी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पे मुकदमे भी चलाए गए। उन्हें फांसी पे लटका दिया, कितने सिपाहियों को लटका दिया गया। जैसे हमें भी राजाओं को भी जैसे रंगून उनको भेज दिया गया, वहां पे मृत्यु हो गई, सबको सजा दी गई जिसने भी इन पे हमला किया था। और फिर इसमें देखिए दिया है कि विद्रोह के बाद क्या होता है। इन्होंने दबाया, तो इस विद्रोह को, इस क्रांति को दबाया अंग्रेजों ने। देखिए इस विद्रोह के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पे दोबारा नियंत्रण स्थापित कर ही लिया। 97 में युद्ध शुरू हुआ, 58-59 तक इसने
दोबारा भारत पे क्या किया, देश पे नियंत्रण कर लिया। लेकिन अब वे पहले वाली नीति में सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अहम बदलाव भी किए थे। अब देखिए इसमें देखते हैं किस किस प्रकार के बदलाव किए थे। जैसे यहाँ दिया है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो थे के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहलाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जो वायसराय था वो वहां का जो राजा रानी था उसका प्रतिनिधि था। यानी मान लीजिए कि वहीं के राजा रानी ही शासन कर रहे हैं, वायसराय जो है वो। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी अब कंपनी से क्या हुआ, सीधे चला गया क्राउन के पास सत्ता। आगे देखिए दूसरा बदलाव क्या है। जैसे दिया है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पे कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई कि अपने दत्तक पुत्र भी रख लो भाई, नहीं है तो उनको आप अपने सत्ता दे सकते हो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई कि आप रानी मानिए ब्रिटेन की महारानी को और अपनी शासन व्यवस्था चलाइए। तीसरा बदलाव है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोप के सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने उन्हें ही खड़ा किया था। अंग्रेजों पांचवा सुधार इन्होंने ये किया कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छठा सुधार है कि भूस्वामियों, जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने की नीतियां बनाई कि ठीक है भाई, आप ही के अस्थायी अधिकार रहेंगे। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। और इस नए चरण में आइए हम और आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें। देखिए ये है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी है। देखिए इसमें केस स्टडी में देखिए हम क्या मिलता है या क्या चीजें दी गई है, किस चीज का निचोड़। जैसे यहाँ दिया है कि 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में हुई थी, खुर्दा नामक स्थान पे। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा जैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित छोटा राज्य था, वहां 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े, 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा। उनके पुत्र उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय जो थे इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देख रेख से संबंधित अधिकारियों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में ले लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्हें जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया। उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार से फिर खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेज क्या करते हैं, जो अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्ति जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें कि पाइक के नाम से जाना जाता था, पाइक,
उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इस नीति के भयावह राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि इस संग्राम के दमनकारी नीतियों जो तरीके थे इन तरीकों से और भी आगे बढ़ गई और इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता, रैयतों की भुगतान की क्षमता अनदेखी करते हुए वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई, राजस्व बढ़ाई गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। बकायेदारों की जमीन को संग्रहित राजस्व अधिकारियों द्वारा फिर बंगाल के सट्टेबाजों ने बेच दिया। खुर्दा के विस्थापित राजा वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी बंधु के नाम से जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। जो उन्होंने उनको दान दिया उसी से उन्होंने अपना गुजारा किया और बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें शिकायतों के साथ जुड़ती गई उनके साथ अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई, नमक की आपूर्ति में कमी हो गई जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया। नमक बनाने पे कंपनी ने अपना एकाधिकार कर लिया तो नमक तक लोग तरसने लगे, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए, क्योंकि तट पे लोग नमक बनाने का अपना कार्य करते थे और जब अंग्रेजों ने इसका एकाधिकार ले लिया तो फिर उससे भी वो वंचित हो गए। स्थानीय जमींदारियों जो थे जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया और 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर देखें तो दिशा में फैल गई। ये भी एक तरह से 1817 के भी विद्रोह देखिए हम तो किस तरह से जान पड़ रहा है 1857 की क्रांति के ही समान। देखिए इसी में फिर आगे दिया है कि उत्साह से भरपूर जो जमींदार रैयत थे यानी उनमें तो क्रांति की ज्वाला भड़क ही रही थी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए और पाइका विद्रोह में देखने को मिलेगा पाइकों के साथ मिल गए। उनके साथ नहीं मिले जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया, यानी कर मत दो अभियान शुरू किए लोगों ने और अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी बंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंध जनजातियों के योद्धाओं की अगुवाई में कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय जो थे उनके झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया। स्थिति को हाथ से निकलते देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए, उनके पुत्र सहित कटक के कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा जो था के बीच यातायात के सारे माध्यमों को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टेंडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त करने के लिए भेजा और बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़ने के लिए उसको पुरस्कार की भी घोषणा की कि यदि मेजर जनरल मार्टेंडल थे यदि वो पकड़ते उनको तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए, अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए और इस तरह से अंग्रेजों ने 1817 मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्र में बक्सी बंधु ने कुछ जंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु अनुग्रहित सहनशीलता की नीति अपनाई, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया, नमक की कीमतों में कमी की और जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निकाल भी दिया गया।
आगे है कि दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव द्वितीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया। 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंप दिया गया। संक्षेप में ये ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय एक सशस्त्र संघर्ष था और उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी भी प्रभाव पड़ा और इसे एकमात्र पाइक विद्रोह कहा जाता है। पाइका विद्रोह जो कि उड़ीसा में घटित हुआ था। तो इस तरह से इसे जोड़ के देखा जाता है 1897 क्रांति से। यहाँ आगे दिया है कि ये ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए चित्र दिया गया, स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। हम आगे ये देखते हैं कि परम शांति की एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर इसके अंतर्गत क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है कि जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह फैला हुआ था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ, 1860 के मध्य में जाकर खत्म हो गया। हांग जीकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है जो 1850 में शुरू हुआ था। ताइपिंग विद्रोह। हांग जुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ के ईसाई धर्म को माना जाएगा, यानी ईसाई धर्म को वहाँ पे माना जाए और जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। इस प्रकार की बुराइयां कुरीतियां खत्म कर दी जाएंगी। ये है चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद दी। यानी जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था इसे भी अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।